स्टूडेंट बच्चों, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, है ना। और एसिड का जो एन फैक्टर होता है उसको हम लोग बेसिसिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास बाय क्या आपका एन फैक्टर। तो अगर हम एसिड के लिए बात करें इक्विवेलेंट वेट का, तो फिर मोलर मास लेना पड़ेगा एसिड का और एन फैक्टर लेना पड़ेगा किसका, एसिड का। और जो एसिड का एन फैक्टर होता है बच्चों, उसको हम लोग बेसिसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेसिसिटी के नाम से। मतलब सीधा बात याद रखिएगा कि बेसिसिटी जो है वो डिफाइन होता है किसके लिए, एसिड के लिए। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि बेसिसिटी और बेस एक जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बेसिसिटी डिफाइंड फॉर एसिड, सीधा बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पहले आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर एसिड, इट इज डिफाइंड फॉर एसिड। और अब ये बेसिसिटी होता क्या है, तो सीधा बात आप ध्यान रखिए कि किसी एसिड के पास जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे बेसिसिटी। मतलब एक मोल एसिड जितना H प्लस प्रोवाइड करेगा, जितना मोल H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, बेसिसिटी, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका होता है कि एसिड के पास टेंडेंसी होता है OH माइनस एक्सेप्ट करने का। तो जितना OH माइनस आयन, मतलब 1 मोल एसिड जितना मोल OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा बच्चों, बेसिसिटी, ठीक है। सीधा बात ध्यान रखें कि जब कोई एसिड जितना H प्लस का आयन लॉस करेगा पर मोल, वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। और दूसरे तरीके से कि 1 मोल कोई एसिड जितना OH माइनस एक्सेप्ट करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, बेसिसिटी, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, जब कोई पर्टिकुलर कोई कंपाउंड लिख के दे दे और वो एसिड है, देन उस केस में उसके पास जितना मैक्सिमम कैपेसिटी होगा H प्लस लॉस करने का, वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। बट जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो आप देखिएगा कि रिएक्शन में पर मोल के हिसाब से वो कितना H प्लस प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन में। जितना मोल H प्लस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन में पर मोल के हिसाब से, वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो डेफिनेशन लिखने से पहले मैं जरा रफ में कुछ बातें आपको और बता दूं अबाउट एसिड। सबसे पहली बात तो ये कि जो एसिड होता है उसमें होता है एसिडिक हाइड्रोजन, और जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वही रिप्लेसेबल होता है। रिप्लेसेबल मतलब वही H प्लस आयन के फॉर्म में एसिड से बाहर जाएगा, कोई भी H नहीं जा सकता, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल होता है, एसिडिक हाइड्रोजन ही किसी एसिड से H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए क्राइटेरिया है बच्चों, फॉर एसिडिक हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड हो ग्रुप 17 के एलिमेंट से या फिर ग्रुप 16 के एलिमेंट से डायरेक्टली, तो उस हाइड्रोजन को हम लोग बच्चों बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। सीधा सीधा कंडीशन मैंने आपको समझा दिया कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्टेड हो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट से डायरेक्टली या फिर कनेक्टेड हो 16 वाले एलिमेंट से डायरेक्टली, तो उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। और वही हाइड्रोजन बच्चों रिप्लेसेबल होता है। जैसे ग्रुप 17 में कौन कौन प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो फ्लोरीन से या क्लोरीन से या ब्रोमीन से या आयोडीन से, तो वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन। और वही हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेसेबल। ऑलवेज ध्यान रखें, क्लियर। और ग्रुप 16 में कौन कौन प्रेजेंट है बच्चों, तो इस ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, मेनली इन दोनों का ही हम लोग यूज करते हैं।
सिल्यूरियम टेलुरियम का भी यूज होगा, बट मेनली हम लोग यूज करेंगे इसका ऑक्सीजन और सल्फर का। मतलब हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन से या सल्फर से या ब्रोमीन से या आयोडीन से या क्लोरीन से या फ्लोरीन से, तो उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन एसिडिक होगा वही एक एसिड को छोड़ के जाने की क्षमता रखता है, वही एसिड को छोड़ के बाहर जाने का कैपेसिटी रखता है, वही रिप्लेसेबल होता है, और उसी से हम काउंट करेंगे बच्चों बेसिसिटी। क्लियर बात? मतलब सीधा बात, किसी एसिड में जब हाइड्रोजन ग्रुप 16 से या 17 के एलिमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा तो उसी को हम लोग काउंट करेंगे किसमें? एसिडिक हाइड्रोजन में। और जितना नंबर वाइज एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसी के हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं? बेसिसिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों, एसिड जो है उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका हाइड्रा एसिड और दूसरा होता है बच्चों ऑक्सी एसिड। ठीक है, एक है आपका हाइड्रा एसिड और दूसरा है आपका ऑक्सी एसिड। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सी एसिड का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मैं आपको बता दूं हाइड्रा एसिड क्या है। तो कंडीशन ये है कि जब नॉन मेटल डायरेक्टली कनेक्टेड हो हाइड्रोजन से, ठीक है, और उस केस में अगर ये एसिड है, और एसिड कब होगा? जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और एसिडिक हाइड्रोजन कब होगा? जब ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो किससे? ग्रुप 17 से या फिर किससे? 16 से। तो उस टाइप के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रा एसिड। जैसे HCl, HBr, HI, है ना, HF, H2S। देखिए ये सब एसिड है। क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फ्लोरीन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, क्लोरीन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, ब्रोमीन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, आयोडीन से कनेक्टेड हाइड्रोजन और सल्फर से कनेक्टेड हाइड्रोजन। ये सब के सब में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये सभी का सभी क्या कहलाएगा बच्चों? एसिड। ठीक है, तो मतलब इस पास कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? एक। इसका बेसिसिटी क्या होगा बच्चों? 1। इसका बेसिसिटी भी क्या होगा? 1। इसका बेसिसिटी भी क्या होगा? 1। इसका बेसिसिटी भी क्या होगा? 1। अब अगर H2S का हम बात करें, अगर नॉर्मल कंपाउंड के फॉर्म में दिया है H2S, ठीक है, अगर मैं मान लो H2S का बात कर रहा हूं और H2S नॉर्मल कंपाउंड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सीधा बात देखिए कि स्ट्रक्चर इसका देखो, H जो है दो, मतलब सल्फर से 2H कनेक्टेड है। ये दोनों हाइड्रोजन कैसा हुआ? एसिडिक, क्योंकि ग्रुप 16 से डायरेक्टली कनेक्टेड जब रहता है तो एसिडिक होता है। तो ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, मतलब ये दोनों रिप्लेसेबल। तो जब कंपाउंड नॉर्मली ऐसे लिख के दे तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है H+ लॉस करने का, वही उसका बेसिसिटी हो जाएगा। मतलब इस कंपाउंड H2S का बेसिसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? 2। बट पर्टिकुलर किसी रिएक्शन का बात करें, H2S अगर किसी रिएक्शन इन्वॉल्व हो तो हो सकता है कि 2H+ लॉस करे या हो सकता है 1H+ लॉस करे। जब एक H+ लॉस करेगा उस टाइम पे बेसिसिटी हम लोग 1 काउंट करेंगे बच्चों, और अगर 2H+ लॉस करेगा केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, तो फिर हम बेसिसिटी इसका 2 काउंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ गए? तो अब तो वो रिएक्शन देख देख के चूज करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन मैंने जो बताया, ये कंडीशन किसका हो गया बच्चों? हाइड्रा एसिड का। दूसरा मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं किसका? ऑक्सी एसिड का। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो कंडीशन है ऑक्सी एसिड का। ऑक्सी एसिड में सिंपल रूल याद रखिए कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन, तो ये जब क्राइटेरिया हो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन मेटल से डायरेक्ट एयर कनेक्ट हो गया तो एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं हुआ, लेकिन नॉन मेटल कनेक्ट है किससे? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन कनेक्ट है किससे? हाइड्रोजन से। और आपको मैंने सीधा बात बताया कि जब भी हाइड्रोजन ग्रुप 16 से या 17 से कनेक्ट हो तो क्या कहलाता है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कैसा हो गया? एसिडिक, क्योंकि ये कनेक्टेड है किससे? ऑक्सीजन से। अब अगर ये एसिडिक है तो मतलब कैसा हो बच्चों? रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल नेचर का। तो अगर ये रिप्लेसेबल नेचर का है तो इसी की वजह से क्या होगा? बेसिसिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बात करें H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। क्या देखिए H जो है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, उसके बाद कौन है? सल्फर, मतलब नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सी एसिड। और ये भी क्या हो गया इधर को? नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
तो अब देखो पहले ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, हाँ ये है, ये भी है। तो जितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वही रिप्लेसेबल हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों दोनों रिप्लेसेबल है, ठीक है, तो इसका जो बेसिसिटी है बच्चों वो क्या आ जाएगा 2। और कंपाउंड के फॉर्म में ऐसे नॉर्मली जब लिख के दे तो ऑलवेज बेसिसिटी क्या काउंट करेंगे, जो मैक्सिमम लॉस करने की टेंडेंसी है उसी को काउंट करेंगे। मतलब इसका बेसिसिटी 2, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/2, ठीक है। बट केमिकल रिएक्शन में हो सकता है एक लॉस करे, हो सकता है दोनों लॉस करे। अगर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 1H+ लॉस करेगा तो इसका बेसिसिटी हम 1 काउंट करेंगे। अगर 2 लॉस करेगा H+ का तो हम इसकी बेसिसिटी को 2 काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अबाउट एसिड के बारे में बात, है ना। अब हम लोग वापस से आते हैं बेसिसिटी के डेफिनेशन में। बेसिसिटी defined as number of H plus ion, number of H plus ion given up by one mole of acid। 1 मोल एसिड से जितना H+ जनरेट होगा, मतलब 1 मोल एसिड के पास जितना H+ देने की टेंडेंसी होगी वही उसको क्या कहलाएगा बच्चों, बेसिसिटी। और OH- एक्सेप्ट करने की क्षमता को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जितना OH- एक्सेप्ट करेगा वही उसको क्या कहलाएगा, बेसिसिटी। तो इसमें देखिए लिखिएगा नंबर ऑफ OH- आयन, number of OH- ion taken up by 1 mole of acid, 1 mole of acid। अब अगर हम बात करें इसके इक्विवेलेंट वेट का तो सीधा लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट, इसको शॉर्ट में ई से रिप्रेजेंट हम करते हैं, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर, है ना। इसको इससे भी लिख सकते हैं E = m बाय बेसिसिटी। ये इक्विवेलेंट वेट हो गया बच्चों किसका, एसिड के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, जो क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखिए। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल बताता हूँ, है ना। जैसे फर्स्ट, अब पूरा तो एग्जांपल ही चलेगा, जो कंसेप्ट था वो पढ़ा ही दिए। जैसे हम बात करें HCl का, तो देखिए HCl के पास बॉन्ड होता है H और Cl में, तो ग्रुप 17 से कनेक्टेड, तो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, है ना। तो मतलब इसके पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है और कंपाउंड के फॉर्म में डायरेक्ट से फ्लिप कर दे इस तरीके से, कोई रिएक्शन नहीं, तो सीधा याद रखना कि मैक्सिमम जितना टेंडेंसी होगा इस पर लॉस करने का क्षमता वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा। और मैक्सिमम ये 1 H+ लॉस कर सकता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 1। और अगर इक्विवेलेंट वेट का बात करें तो m/1, ठीक है। बट रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व होगा तो HCl H+ में टूटेगा और क्या आपका Cl- में। तो देखिए 1 मोल ऑफ HCl गिवन अप क्या 1 मोल ऑफ H+ आयन, सो इसका जो बेसिसिटी है वो अभी भी क्या होगा 1 ही। और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका m बाय क्या आपका 1। रिएक्शन के केस में वही सेम। अगर ऐसी बात करें बच्चों आप HF का, इसका भी बेसिसिटी क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। और रिएक्शन में जब ये पार्टिसिपेट करेगा HF तो टूटेगा, क्या बनेगा H+ और क्या आपका F-। तो आप देखिए HF एक ही H+ जनरेट करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसका बेसिसिटी रिएक्शन केस में भी क्या हुआ 1। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/1, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे अगर मैं जाऊं HBr या फिर HI पे, है ना, HBr या फिर HI पे अगर हम जाए थर्ड में, अगर हम बात करें HBr का बच्चों, तो देखिए नॉर्मल कंपाउंड का फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या आपका एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, एक ही है, इसका बेसिसिटी क्या हो गया 2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, सॉरी बेसिसिटी इसका क्या हो गया 1। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका m/1, है ना। और अगर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है HBr तो ये टूटेगा H+ और साथ में Br-। तो यहाँ भी देखिए 1 HBr 1 H+ जनरेट कर रहा है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बच्चों m/1, ठीक है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखें। सेम ऐसी अगर हम बात करें HI के लिए, HI में भी सेम, इसका भी जो बेसिसिटी है वो क्या है 1, बेसिसिटी 1, इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया m/1,
इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल है HCl के बाद H2S का अगर मैं बात करूं, हाइड्रा एसिड है ना, हाइड्रा एसिड है H2S, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है HS और H, ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, तो मैक्सिमम 2 लॉस कर सकता है, तो वही काउंट करना है, उसी को कंसीडर करना है फॉर गिवन कंपाउंड, है ना। इसका बेसिसिटी क्या हो गया 2, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बच्चों m/2। बट जब रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा तो आप देख लीजिए, जैसे H प्लस और HS माइनस बना रहा है, तो देखिए 1 मोल H प्लस जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसका जो बेसिसिटी है अभी वो क्या काउंट करेंगे हम 1। एक मोल H प्लस जनरेट करेगा तो बेसिसिटी 1, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/1। ठीक है, लेकिन अगर ये रिएक्शन में H2S टूट कर 2H प्लस बनाए और साथ में -2 बनाए, तो देखिए 1 मोल ऑफ H2S गिव्स 2 मोल ऑफ क्या आपका H प्लस है, सो बेसिसिटी इसका क्या हो जाएगा 2 और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/2। तो कंडीशन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, किस हिसाब से जवाब। ठीक है, ये कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना। कंपाउंड जब भी लिख के दे तो आप देख लीजिए उसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है और वो क्या क्या दे सकता है। ठीक है, जैसे अब मैं एक एक करके बताता हूँ, कंडीशन देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। जैसे अगर बात करें H2SO4 का, सिर्फ कंपाउंड के फॉर्म में लिख के दिया है, तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन कनेक्टेड, इसके लिए स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे जब तक स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है, और जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो बेसिसिटी इसका 1 हो सकता है या फिर बेसिसिटी 2 हो सकता है। ठीक है, अगर 2H प्लस पूरा लॉस कर देगा, है ना, 2H प्लस ये दे देगा तो बेसिसिटी 2 होगा रिएक्शन में, रिएक्शन, और ये भी क्या आपका रिएक्शन, और 1H प्लस सिर्फ देगा, है ना, और साथ में अगर ऐसा दे दिया HSO4 माइनस तो बेसिसिटी क्या 1, और यहाँ पे अगर 2H प्लस तो साथ में क्या देगा SO4 माइनस। अगर कंपाउंड सिर्फ नॉर्मली लिख के दिया है और रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं तो बेसिसिटी 2, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/2। ठीक है, और यहां भी क्या हो जाएगा m/2 और इधर क्या हो जाएगा m/1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए H2SO3 का, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, H डबल बॉन्ड OH OH, मतलब ये दोनों कैसा है आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेसिसिटी क्या हो गया इसका 2, इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया m/2। रिएक्शन में जाएगा तो हो सकता है 1H प्लस दे या हो सकता है 2H प्लस दे। जब 1H प्लस देगा तो बेसिसिटी 1 और 2 देगा तो बेसिसिटी क्या लेके चलेंगे 2। ये है कंडीशन, इन कंडीशन को ध्यान रखें। इसके अलावा जो यहां मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए। अब क्या कंडीशन हो जरा गौर से देखिए। सो फर्स्ट है सीरीज में H3PO2, ठीक है, H3PO2, अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में ये करे कि ये 3 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी 3 है तो गलत हो जाएगा। इसका बेसिसिटी अगर आप 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिसिटी फाइंड करने के लिए किसी कंपाउंड का एग्जैक्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन ही रिप्लेस होता है, रिप्लेसेबल होता है। और एसिडिक हाइड्रोजन हम किसको कहते हैं जो नॉन मेटल से कनेक्टेड हो थ्रू ऑक्सीजन, डायरेक्टली नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, P डबल बॉन्ड O OH H H H3PO2। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, ये कैसा है आपका एसिडिक हाइड्रोजन, बट ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इन दोनों को हम बेसिसिटी में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको काउंट करेंगे, सिर्फ एक ही काउंट होगा, इस वजह से इसका बेसिसिटी क्या होगा बच्चों 1। और किसी रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा जिसका मैक्सिमम क्षमता है H प्लस और H2PO2 माइनस जनरेट करने का, इसका जो रिएक्शन है उसमें भी बेसिसिटी क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, दूसरा एग्जांपल है H3PO3, नाम है इसका फास्फोरस एसिड। इसमें भी अगर कोई बच्चा जल्दबाजी करे कि नहीं 3 दिख रहा है तो बेसिसिटी 3 लिख दे
तो गलत हो जाओगे। आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर इसका होता है पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एच। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और इसको हम लोग बेसिसिटी में भी काउंट नहीं करेंगे। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू नॉन मेटल्स कनेक्टेड है, और ये भी, इसलिए ये दोनों कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब इसको बेसिसिटी में काउंट करेंगे। तो इसका जो कंपाउंड का बेसिसिटी क्या हो गया बच्चों, 2, मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/2, जो मोलर मास निकालेंगे उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब अगर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है तो H3PO2 टूटकर, सॉरी H3PO3 टूटकर H प्लस और H2PO3 माइनस में कन्वर्ट होगा, तो इसका बेसिसिटी 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए एक ही H प्लस दे रहा है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि दो है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों ही लॉस कर दें। तो कंडीशन देखिए ऐसा हो जाएगा, H3PO3 डिसोसिएट हो रहा है ट्वाइस ऑफ H प्लस एंड साथ में HPO4 माइनस। ठीक है। इसका जो बेसिसिटी है बच्चों वो 2 हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इसका m/2 हो जाएगा। ठीक है। लास्ट इस सेक्शन का, इसमें फास्फोरस से रिलेटेड जो एसिड है, इसमें कंडीशन मैं आपको बता दूं, इसमें दिया है H3PO4, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। इसमें ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्यों, देखिए स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। चूंकि ये तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए कैसा हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसका बेसिसिटी क्या लेके चलेंगे बच्चों, 3, कंपाउंड के फॉर्म में, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका, m/3। बट अगर रिएक्शन का बात करें तो हो सकता है कि H3PO4 टूटकर H प्लस और H2PO4 माइनस बनाए, तो इस केस में A1 मोल 1H प्लस जनरेट कर रहा है, इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 1, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/1 इस रिएक्शन में। बट नॉर्मली दिया है तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है उसे ही कंसीडर करना है। यहाँ देखिए जैसे H3PO4 है, और अगर 2H प्लस लॉस कर रहा है तो 2H प्लस प्लस HPO4 माइनस, 1 मोल से 2 मोल H प्लस जनरेट हो रहा है, इसका बेसिसिटी 2 हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया m/2। ठीक है। लास्ट कंडीशन है कि अगर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ और तीनों का तीनों H प्लस सपोज लॉस कर दिया, फिर हम कैसे कंडीशन में देखेंगे, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं इसमें तो देखिए कंडीशन ये है कि अगर H3PO4 हमने लिया और ये टूट रहा है 3H प्लस एंड PO4 माइनस 3 में, तो 1 मोल से 3 मोल H प्लस जनरेट हो रहा है, तो मतलब इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 3, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बच्चों, m/3। तो ये बात का ध्यान रखना, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा, विदाउट स्ट्रक्चर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है। स्ट्रक्चर तो कम से कम पता ही होना चाहिए, स्ट्रक्चर अगर पता नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शन जो JEE में, नीट में, ठीक है, KVPY जितने भी एग्जाम होते हैं सारे फॉर्मेट में आ चुका है, और ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो कहीं नहीं आएगा, बार बार ये रिपीट होते रहता है, कुछ हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है। इसका नाम है बच्चों बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। से बच्चे सोचते हैं 3 हाइड्रोजन है, इसका बेसिसिटी 3, तो गलत हो जाता है। या फिर जब स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो स्ट्रक्चर होता है BOH, BOH और BOH। और मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब हाइड्रोजन कनेक्टेड ऑक्सीजन के थ्रू किसी नॉन मेटल से, तो एसिडिक होता है। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये एसिडिक है, एसिडिक है और ये एसिडिक है, तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन, इसीलिए बेसिसिटी 3। इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी गलत बात है, इसमें कुछ और कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है बच्चों कि ये जो है वो ऐसा एसिड है जो OH माइनस एक्सेप्ट करने का काम करता है, क्योंकि बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है। तो मतलब ऑब्जर्व ये हुआ है कि अगर H3BO3 को वाटर में हम ऐड करते हैं तो ये एक वाटर से
OH माइनस होल्ड करता है और बनाता है BOH4 माइनस और प्लस H प्लस H प्लस बनाता है इस तरीके से। तो कंडीशन क्या हुआ कि इस एक के कारण एक H प्लस जनरेट हो रहा है, ठीक है। इस अगर 1 मोल कोई एसिड 1 मोल H प्लस आयन का जनरेट कराए कुछ भी करके, तो उसका जो बेसिसिटी है बच्चों क्या होगा 1। अब ये 1 मोल H प्लस कैसे जनरेट हुआ, तो ये H2O टूटा H प्लस में और क्या आपका OH माइनस में। अब इस बोरोन के पास अवेलेबल है वैकेंट ऑर्बिटल, तो OH माइनस में डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन पेयर और बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बन गया BOH4 माइनस और ये फ्री हो गया क्या आपका H प्लस। तो हमने बताया कि जितना OH माइनस एक्सेप्ट करेगा वही उसका बेसिसिटी, तो 1 OH माइनस अगर 1 मोल एक्सेप्ट किया तो इसका बेसिसिटी क्या हो गया 1। इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। इसमें इस हाइड्रोजन को देख के हम लोग बेसिसिटी डिसाइड नहीं करते, क्योंकि ऑब्जर्व ये हुआ है कि जब ये वाटर में जाता है तो ये H प्लस ब्रेक नहीं होता, उल्टा वाटर का OH माइनस ये होल्ड करता है और वहां से H प्लस फ्री करा देता है, इसीलिए एसिड कहलाता है। तो इसका जो बेसिसिटी बच्चों रिएक्शन में भी 1 होगा, नॉर्मल केस में भी 1 होगा और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1। ये बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जेई में, नीट में, एम्स में, पहले एम्स, अभी तो एम्स नहीं होगा है ना, बट एम्स में आ चुका है, सभी फॉर्मेट में ये आ चुका है बाबू, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा है ना। और अब कुछ और प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल है, इसमें दिया है कि H3PO4 रिएक्ट कर रहा है NaOH से और ये प्रोडक्ट बना रहा है NaH2PO4 और प्लस H2O। फिर से वही बात कि H2O बनने के लिए किसका जरूरत पड़ा, H प्लस और क्या आपका OH माइनस। इसमें OH माइनस अराइजेस फ्रॉम बेस, H प्लस अराइजेस फ्रॉम एसिड, तो ये आपका एसिड और ये क्या है आपका बेस, ठीक है, समझ गए। बेस के लिए डिफाइन होता है एसिडिटी और एसिड के लिए डिफाइन होता है बेसिसिटी। तो देखिए जरा, ये NaOH के पास एक ही OH माइनस लॉस करने का टेंडेंसी है, इसका जो एसिडिटी है बच्चों वो क्या आ जाएगा 1, और 1 मोल 1 OH माइनस जनरेट किया और एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है, तो 1 OH माइनस के साथ क्या चाहिए 1H प्लस, तो 1H प्लस देने का काम कौन करेगा, ये जो एसिड है, मतलब इसके पास 3 है एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन रिएक्शन, इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली ये एक ही H प्लस देने का काम कर रहा है, इसीलिए इसका जो बेसिसिटी है बच्चों वो क्या आ जाएगा 1। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा m/1 और इसका भी इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा m/1, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिए। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन जाकर डिसाइड करिए, डायरेक्ट जल्दबाजी में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे H3PO4 है, रिएक्ट कर रहा है ट्वाइस ऑफ NaOH से, यहां से ये बना लिया Na2HPO4 प्लस 2H2O, ठीक है। तो अब देखिए 2H2O के लिए 2H प्लस और 2OH माइनस है, तो ये 2 मोल मिलके 2OH माइनस दे रहा है, तो 1 मोल मिलके कितना देगा 1 OH माइनस, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 1। क्योंकि आपको सीधा बात पता है कि n फैक्टर जब भी हम डिफाइन करते हैं तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं बच्चों, 1 मोल के बाहर जाके डिफाइन नहीं करते। तो अब कंडीशन है कि ये 2 मोल मिलके 2 OH माइनस दे रहा है, अकेला कितना दिया 1, इसलिए एसिडिटी इसका क्या हो गया 1। अगर इसका हम बेसिसिटी का बात करें तो ये अकेला इसके पास देने की टेंडेंसी है 3, बट ये रिएक्शन में भी 2 ही दे रहा है, इसलिए इसका बेसिसिटी क्या हो गया 1। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा m/2 और यहाँ पे हो जाएगा m/1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे m लीजिएगा मोलर मास ऑफ H3PO4, यहाँ मोलर मास लीजिएगा NaOH का, ठीक है बच्चों। सारा बात मैं आपको बता दिया। एक आखिरी कंडीशन इसमें और बताता हूँ, देखिए जरा गौर से। कंडीशन ये है कि मान लो H3PO4 अगर रिएक्ट करता है 3NaOH से, है ना, और यहाँ प्रोडक्ट बना रहा है Na3PO4 और प्लस 3H2O, तो 3H2O के लिए 3H प्लस और 3OH माइनस, OH माइनस अराइजेस फ्रॉम बेस एंड H प्लस अराइजेस फ्रॉम एसिड, इस एसिड से, तो ये 3 मिलके 3 OH माइनस दे रहा है, तो एक अकेला कितना दिया 1 OH माइनस, इसीलिए इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा बच्चों 1।
इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो जाएगा 40/1, क्योंकि इसका मोलर मास 40 है। और इसका बात करूं तो इसके पास अकेले 3H प्लस देने की क्षमता है और इसने दिया, तो इस वजह से इसका जो बेसिसिटी है वो 3 और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका m/1। m निकालिए तो 31 और 64, 30 90 है ना, और 94 और 3 95, मतलब 3 + 31 तो 64, 95 और 3 8, तो इधर से हो गया 98/3, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरीके से बच्चों आपको निकालना था, हमेशा कंडीशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे एसिड होता है वैसे एसिडिक ऑक्साइड भी होता है, मतलब वो डायरेक्ट तो एसिड नहीं है लेकिन एसिडिक नेचर रखता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड भी बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें आपको यूनिटरी मेथड लगा के डिफाइन करना पड़ेगा एन फैक्टर, मतलब बेसिसिटी, और फिर निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट। तो जरा देखिए गौर से, जैसे मान लीजिए ये CO2 है, ठीक है, और नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड। अगर इस CO2 का हम रिएक्शन करा दें CaOH ट्वाइस के साथ, तो ऑब्जर्व हुआ प्रोडक्ट CaCO3 और प्लस साथ में बन रहा है H2O। तो अब देखिए यहां पे एक CaOH ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है और इस Ca+2 पूरा फ्री हो गया, इसका मतलब ये 2 का 2 OH- क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब 2 OH- को बैलेंस करने के लिए अगर एसिड होता तो कितना H+ देना पड़ता, 2H+। तो उस टाइम पे उसका बेसिसिटी क्या होता, 2, बट यहां 2H+ तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, CO2 है, बट ये अकेला 2 OH- को बैलेंस कर रहा है। अब अगर अकेला 2 OH- को बैलेंस कर रहा है, इसका बेसिसिटी क्या होगा बच्चों, 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/2। इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, यूनिटरी मेथड इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है बच्चों, वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एक एसिडिक ऑक्साइड है, नाम है N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब जब ये रिएक्ट कर रहा है 2NaOH से, तो यहां से प्रोडक्ट बन रहा है 2 टाइम्स NaNO3 और साथ में बन रहा है बच्चों H2O। तो अब देखिए जरा यहां पे, ये N2O5 है, इसका बेसिसिटी हमें निकालना है, ये तो नंबर वाइज 1 है। और ये क्या बच्चों, NaOH, एक NaOH कितना देता है, 1 OH-, 2 मिलकर कितना देगा, 2 OH-। इसका एसिडिटी कितना हो गया, 1, क्योंकि एक अकेला एक ही दे सकता है इसलिए इसका 1, बट इसका बेसिसिटी, अब अगर 2 मिलकर 2 H- दे रहा है और यहां पे कोई एसिड अगर हमको लेना होता, इसको बैलेंस करने के लिए उसको कितना H+ देना पड़ता, 2 H+, तो मतलब उसका बेसिसिटी कितना होता, 2। बट ये एसिड डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन क्या एसिडिक ऑक्साइड, और ये अकेला 2 H- को बैलेंस कर रहा है, इसलिए बच्चों इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2 और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/2, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/1, क्योंकि 2 मिलके 2 दे रहा है, अकेला कितना देगा, एक ही देगा ना। तो 1 मोल पे जितना OH- देने की मतलब जो टेंडेंसी होती है किसी बेस के पास, वही उसका एसिडिटी कहलाता है, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर में वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल आप देखिए, ऐसे ही एग्जांपल डिफरेंट करके देखिए। एग्जांपल कंडीशन ये है कि इसमें हम बात कर रहे हैं NH4Cl रिएक्ट कर रहा है NaOH से, ऑब्जर्व हुआ प्रोडक्ट NaCl, H2O और NH3। मतलब फाइंड आउट एन फैक्टर, मतलब बेसिसिटी इसका। तो देखिए 1 NaOH, मतलब ये एक OH- जनरेट कर रहा होगा बच्चों, 1 OH- जनरेट कर रहा होगा ये, ठीक है। तो एक OH- को ये अकेला बैलेंस कर रहा है, मतलब अगर कोई एसिड होता तो एक OH- को बैलेंस करने के लिए वो एक H+ प्रोवाइड करता, तो उसका बेसिसिटी क्या हुआ,
1, लेकिन यहाँ एसिड ने डायरेक्ट NH4 सॉल्ट दिया है तो इसीलिए इसका जो बेसिसिटी हम क्या लेके चलेंगे 1। इक्विवेलेंट वेट क्या लेके चलेंगे बच्चों इसका m/1। बस